हाँ, hello and welcome to the first session of your 9th standard. So before starting the any chapter, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हम साइंस में पढ़ने क्या वाले हैं थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो साइंस है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. ठीक है, इन 4 सेक्शंस में आप सबसे पहले जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स. What do you mean by chemistry? तो chemistry is the study of all the chemical reactions. जहाँ कहीं पे भी एक reactant product में convert होता है, कोई चीज़ हमेशा के लिए किसी दूसरे चीज़ में बदल जाती है. For example, the settling of milk into curd. जो milk है उसका curd में बदल जाना is also a kind of a chemistry. जहाँ पर हम milk में थोड़ा सा कर्ड ऐड करके ओवरनाइट रख देते हैं तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में बदल चुका है. इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसके वजह से जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा के लिए किस में बदल चुके हैं, प्रोडक्ट्स में बदल चुके हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं परमानेंट केमिकल रिएक्शंस वेयर द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. जहाँ पर आप रिएक्शन को वापस से रिपीट या उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम परमानेंट केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से दूसरे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं. ठीक है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं. तो यहाँ पर जो भी रिएक्शंस की स्टडी आप करेंगे, जहाँ पर आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके आयन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किस तरह से दूसरे एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इन सब की स्टडी आप जहाँ पे करेंगे ये सब जो है आपकी केमिस्ट्री में इंक्लूडेड रहेगा. लेटर ऑन यही चीज़ आगे जा कर के क्या हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी कन्वर्ट हो जाएगी. जहाँ पर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंस सीखेंगे, वो भी केमिस्ट्री के अंदर आता है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला और प्रोबेबली सबसे वास्ट ब्रांच जो है साइंस का, दैट इज केमिस्ट्री. उसके बाद इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो इस स्टैंडर्ड में है, वो है फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑल द फोर्सेस. ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारे जो लाइट चैप्टर है ये सब आप अपने फिजिक्स वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. तो जो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा वो है फिजिक्स. थर्ड जो है वो है लाइफ साइंसेस, जिसे बायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जहाँ पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, उनके अंदर होने वाले सारे लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे. जैसे कि डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, ग्रोथ एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है. तो इस तरह से आप बायोलॉजी में सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. उन ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हो आप, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंसानी हेल्थ क्या चीज़ होती है और इंसानों से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, वो सब आप बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं. एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज सिनारियो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ चुकी है आजकल वो है एनवायरमेंटल साइंस, जिसको पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. बट बिकॉज आप देख रहे हैं आजकल पोल्यूशन जो है एक मेजर फैक्टर हो चुका है हमारी हेल्थ से रिलेटेड. सो एनवायरमेंटल साइंस इज एन अपकमिंग ब्रांच. ये एक आने वाली ब्रांच है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है. एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं. हर इंडस्ट्री को एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, उसका अलग ही डिमांड है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडलिंग करना है, हर इंडस्ट्री में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट क्या है, वो किसको पता रहेगा. वो एक बायोलॉजिस्ट या एक फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले को इतना आइडिया नहीं रहेगा जितना कि एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को रहेगा. So environmental science as a main branch of science has emerged. आज उसका भी एक अलग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल हैं आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड.
आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इट इज़ ओनली नॉट मेडिकल और इट इज़ नॉट ओनली इंजीनियरिंग, बट एक बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है और जिसका डिमांड आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है। आप ही बताओ, आने वाले समय में पॉल्यूशन कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है? बट ऑब्वियसली विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉल्यूशन भी उतने ही रेट से बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं जो इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उनकी डिमांड आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरी मानेंगे तो एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलरेडी टीचर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस अकेला ऐसा ब्रांच है जो इतना ज़्यादा मतलब लोगों के नज़र में ही नहीं है, लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लोगों को लगता है कि यार ये तो EVS है, इस पर क्या ध्यान दें, इसको लास्ट डे पढ़ लेंगे, बस एक बार रीड करके एग्ज़ाम में चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके भी टॉपर्स जो हैं ये लोग एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं, ये लोग जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो इसको एज अ मेन ब्रांच और एज अ मेन सब्जेक्ट कंसिडर करके इसकी स्टडी करते हैं। इसमें कंपटीशन है, इसमें भी। ठीक है, तो बेसिकली आप ये 4 चीज़ें पढ़ने वाले हो। टू स्टार्ट विथ, क्योंकि हमारे पहले जो चैप्टर्स हैं 9th स्टैंडर्ड में वो केमिस्ट्री वाले हैं, सो हम केमिस्ट्री के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी डिवाइडेड है 4 सब ब्रांचेस में। केमिस्ट्री भी खुद 4 सब ब्रांच में डिवाइडेड है। कौन से ब्रांचेस हैं? तो केमिस्ट्री का सबसे पहला ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री और चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो 4 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये भी केमिस्ट्री के 4 ब्रांच हैं। तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में स्कोप नहीं है, केमिस्ट्री में भी केमिकल साइंटिस्ट के भी स्कोप है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ही इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। तो हमें अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन आपको एकदम अच्छे से अगर समझ में आना है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन होता किन के बीच में है, कौन केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे बेसिक फंडामेंटल डिस्क्रीट यूनिट्स पे चले जाएं तो केमिकल रिएक्शन होता है एटम्स के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? एटम्स के बीच में। एटम्स क्या होते हैं? सो एटम की अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानी जाए, सो एटम जो है इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रीक्स। ठीक है, जो ग्रीक्स थे, तो ग्रीक स्कॉलर्स थे, उन्होंने पहली बार ये वर्ड दिया था एटमॉस। एटमॉस जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल मतलब इसको और ज्यादा कट करके शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। सो ग्रीक्स ने ये पहला जो वर्ड दिया था एटमॉस, जिससे ही हमारा जो वर्ड बना है एटमॉस्फियर, वो इसी ग्रीक वर्ड से हमें मिला है। एटमॉस्फियर इसी ग्रीक वर्ड एटमॉस से मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। मतलब अ थिंग विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड एज एटमॉस। ठीक है, एटम आप कह सकते हो। हमारे इंडियन साइंटिस्ट में भी ऋषि कनद थे। ऋषि कनद नाम के एक इंडियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार जो वर्ड दिया था परमाणु दिया था। परम अणु मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द एयर, इंक्लूडिंग द व्हाइट बोर्ड, इंक्लूडिंग द बेंचेस, इंक्लूडिंग द माइक्रोफोन्स, मार्कर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो आप बोलोगे सर हमारी बॉडी, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी तो सेल से बनी हुई रहती है ना। बट सेल में भी क्या क्या होता है? सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किससे बना हुआ है? वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। अब प्रोटीन में क्या क्या है? प्रोटीन में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोटीन भी ये 4 चीजों से बना हुआ है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
तो मतलब प्रोटीन भी तो एटम से ही बना हुआ है। इसका मतलब अगर प्रोटीन एटम से बना हुआ है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं ना कहीं एटम से ही बनी हुई है। अंदर के जो भी सारे यूनिट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए भी किससे बना हुआ है, डीएनए भी बना हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, इसमें भी एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। वो भी क्या बने हुए हैं, नाइट्रोजन से बने हुए हैं ना। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारी सेल है ये तो एटम से बहुत बड़ी यूनिट हो गई, एटम से भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया सेल। ठीक है, तो जहां तक हमारा मानना है कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, ये मान गए आप। चलो ठीक है, फिर आपको थोड़ा और गलत साबित कर देते अगर आप मान गए तो। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना जल्दी कुछ भी नहीं मानने का। यहां पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि आप पढ़ते रहेंगे, बोलेंगे हाँ सर अभी पूरा पढ़ लिया है, तो उसके बाद बोलेंगे ये थियरी गलत थी। मतलब वहीं पे आपको थोड़ा सा विश्वास उठ जाएगा टीचर के ऊपर से कि टीचर आपने क्यों बताया अगर ये गलत ही था तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे इनका क्या प्रिजम्पशंस था, इनके अजम्पशंस क्या थे, उनके अकॉर्डिंग एटम क्या था। किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो एटम वाटरमेलन जैसा है, तो क्या हम मान बैठे के वाटरमेलन अभी खरीदा, हमने बोला अरे ये एटम लेकर आ रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं होगा। किसी साइंटिस्ट ने बोला था वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, वाटरमेलन में जो रेड वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड जो सीड्स होते हैं, सीड, उन्होंने बोला ये जो सीड्स है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है एक एटम का। तो यू कैन कंपेयर एन एटम विद अ वाटरमेलन, जहां पे रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो सीड्स होता है, जो सीड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कैन वी लिटरली कॉल अ वाटरमेलन एज एन एटम? नो, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन। बाद में पता चला ये थ्योरी तो एकदम ही रॉन्ग है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम रॉन्ग पढ़ाए जा रहे हैं, टीचर्स कुछ भी रॉन्ग पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो थियरी थी ये अर्लियर साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। लेटर ऑन विथ बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर मशीनरीज, बेटर माइक्रोस्कोप्स, इस थियरी को रॉन्ग प्रूव किया गया और नई थियरी लाई गई। ठीक है, नई थियरी लाई गई। तो फिर यहां पर ऐसा होता है कि जब हमें नई थियरी पता चल जाए, हमने पूरा एकदम हफ्ते 2 हफ्ते लगा के वो थियरी को एकदम ही पढ़ डाला और वही थियरी पढ़ते पढ़ते लास्ट लाइन पढ़ी कि दिस थियरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो फिर मतलब नई थियरी आएगी उससे भी बेटर। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ साइंस। साइंस का ये अच्छी बात है। ठीक है, बाकी देखो हिस्ट्री विल नेवर चेंज, ज्योग्राफी विल नेवर, मोस्टली नेवर चेंज। ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है बट हिस्ट्री तो चेंज नहीं होगा ना। हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं अपना एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पर जो हुआ रहता है इवेंट वो कभी चेंज नहीं होता है। वो आपने लर्न कर लिया थ्रू आउट द लाइफ, मरते दम तक आप वही करेक्ट रहोगे। बट साइंस इज प्रोग्रेसिव। साइंस कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। पुराने जो अजम्पशंस और थियरीज होती हैं उसे रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है और नई थियरीज लाई जा सकती है। अर्लियर क्या माना जाता था, शुरू में ऐसा मानते थे ना, ठीक है, कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व देम। सन और बाकी प्लैनेट उसको रिवॉल्व करते हैं। वॉज दिस थियरी करेक्ट? द आंसर इज एग्जैक्टली नो। पहले लोगों को लगता था अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस, प्लेन होता है अर्थ, एकदम फ्लैट सरफेस होता है। स्पेरिकल होता है ऐसा किसी को आइडिया नहीं था, या फिर ओवल शेप का होता है वो भी बाद में पता चला। तो साइंस इज अ प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट। यू कैन एनी डे आप उसको पुराने अजम्पशंस और थियरी को रॉन्ग प्रूव कर सकते हो और नई थियरीज बना सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट बाय स्टडीइंग द एटम। एटम की स्टडी करते हैं हम। तो एटम में 2 पार्ट्स होते हैं। एटम में कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। जो फर्स्ट
पार्ट ऑफ द एटम है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, विच इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो कि एटम के एकदम सेंटर में होता है। दूसरा होता है जो हिस्सा, उसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को स्पेसिफिक नेम भी है जिसे हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या शेल्स भी कहा जाता है। तो मतलब न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ऑर्बिट्स और शेल्स, ये हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन कौन सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या? एक एटम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एन एटम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। अब आपको बोला जाएगा कि एटम से भी छोटी चीजें होती हैं, तो विश्वास उठ ना जाए मुझसे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि यहां पर एटम से भी छोटी चीजें होती हैं जो एटम को बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एंड विच आर दे? दे आर प्रोटॉन, प्रोटॉन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर p. Second one is electron which is denoted by small letter e. And third one is neutron which is denoted by small letter n. So these are 3 subatomic particles. ये 3 subatomic particles होते हैं। ठीक है, सो दिस पॉज करना।